हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट विद एके में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। ट्रॉफी हमारे घर आ गई, हमारे खिलाड़ी भी घर वापस लौट आए। लेकिन ऐसे बड़े टूर्नामेंट की जो सबसे खराब बात होती है वो ये कि जब ये टूर्नामेंट खत्म होते हैं और जो खालीपन हमारी जिंदगी में आ जाता है क्रिकेट के गैप की वजह से, वो काटने को दौड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि जल्दी ही शुरू होने वाला है आईपीएल का अगला सीजन। आईपीएल 2025 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो जाएगा, यानी कुछ ही दिनों का इंतजार है। और वो इंतज़ार भी हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद बनाने वाले हैं, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना सेगमेंट जिसमें हम हर आईपीएल की टीम, उसके स्क्वाड, उसके आइडियल प्लेइंग 11, उसके विन प्रेडिक्शन, सब कुछ का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले हम करने वाले हैं आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज में से एक मुंबई इंडियंस का डिटेल एनालिसिस। पिछली बार मुंबई इंडियंस क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, पिछले 2 सालों से इनफैक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई है। इसलिए मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, मुंबई इंडियंस की टीम है, मैनेजमेंट है, सभी बेताब हैं कि उनकी टीम का वही पुराना दौर लौट कर आए जब वो हर 1 साल 2 साल के बाद ट्रॉफी उठाते थे। काफ़ी टाइम हो चुका है कि उनकी ट्रॉफी काउंट 5 पर ही अटका हुआ है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं। जब वो गुजरात के लिए कप्तान थे तो उन्हें ट्रॉफी जीती थी। अब वो मुंबई इंडियंस के लिए भी ट्रॉफी जीतना चाहेंगे। लेकिन क्या उनकी टीम में वो बात है? क्या उनके मैनेजमेंट ने ऑक्शन टेबल पर सही बाइस किए हैं जो उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाकर दे सकते हैं? आज की वीडियो में इन सभी पर बात होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को और चर्चा करते हैं उसके बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, ये रहा मुंबई इंडियंस का 2025 का स्क्वाड। हमारे सामने है बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की स्टार बैटिंग लाइनअप की। तो उनके साथ है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रॉबिन बिन्स, रायन रिकल्टन, श्रीजीत कृष्णन, बेवन जॉन जेकब्स एंड तिलक वर्मा। इसमें 3 बड़े नाम जो इंडिया से ही आते हैं वो है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा। ये तीनों ही आपको प्लेइंग 11 में भी नजर आएंगे। तो बहुत ही सॉलिड बैटिंग लाइनअप है इनके पास। इनके जो बैटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं और ये कोर जो है ये काफ़ी सालों से चल रहा है। मुंबई इंडियंस की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो होता है उनका कोर, इंडियन स्ट्रेंथ। जो उनके इंडियन प्लेयर्स हैं वो सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और सभी के पास वो एक्सपीरियंस है जो उन्हें क्रंच मोमेंट्स में जिताने पे भी काम आता है। और उनकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जो बैलेंस उन्हें इंडियन बैटर्स प्रोवाइड करते हैं वो उन्हें सबसे बेहतर बनाता है बाकी टीमों के कंपैरिजन में। ऐसे में जब रायन रिकल्टन जैसे एक उभरते हुए स्टार बल्लेबाज जुड़ जाते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में जब से आए हैं अपनी छाप लगातार छोड़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ चाहे 250 बनाना हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी में 100 लगाना हो, विकेट कीपिंग भी वो करते हैं। एक तरीके से मुंबई इंडियंस में पहले हुआ करते थे क्विंटन डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीकन ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करते थे। उन्हीं का एक तरीके से एक छाप है, एक छाया है रायन रिकल्टन। और उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी सालों तक अच्छा प्रदर्शन करके दिया था, रायन रिकल्टन भी वैसा ही कर दें। इसके साथ ही साथ कुछ नए नाम भी हमें दिख रहे हैं जैसे कि बेवन जॉन जेकब्स। ये भी एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। कितना इन्हें मौका मिल पाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी फिलहाल सिर्फ बेंच पर ही नजर आएंगे। इसके साथ इनके पास है रॉबिन बिन्स, जो कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा टॉक्ड अबाउट थे। एक स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि फिनिशर हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन लगातार दिखाते आ रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर उनका बाइक एक्सीडेंट आई थिंक हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए थे। लेकिन इस बार खेलने के लिए बेताब भी होंगे और मुंबई इंडियंस भी चाहेगा कि उन्हें टीम में एक फिनिशर की भूमिका में ऐड कर सके। अब बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जो कि हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान, जो कि बेहतरीन फॉर्म में भी चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए जिस तरह का वो रोल निभा रहे हैं, लगातार टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभा रहे हैं, चाहे फिर वो बल्लेबाजी से हो या फिर गेंदबाजी से। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, बल्ले से भी गेंदबाजी से भी। तो वो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होगा उनका और वो डेफिनेटली इस बार मुंबई इंडियंस को जिताने में पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हैं इनके साथ नमन धीर, विल जैक्स, मिचेल सैंटनर, राज अंगद बाबा और विघ्नेश पुथुर। इसमें जो बड़े नाम हैं वो है विल जैक्स, मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर अब न्यूजीलैंड के कप्तान हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया।
ट्रॉफी के लिए काफ़ी बड़े दावेदार बने। और मिचेल सैंटनर खुद भी इंडिविजुअली जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, वो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस को एक बहुत अच्छा स्पिन अटैक जो है लीड करते हुए नजर आएंगे और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं वो मुंबई इंडियंस की सक्सेस के लिए। और एक अच्छे थिंक टैंक भी हैं तो वो मुंबई इंडियंस को उस तरह से भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब वो न्यूजीलैंड के कप्तान हैं तो वो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस में भी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक थिंकर के रूप में वैल्यू ऐड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हैं विल जैक्स, जिनका लास्ट ईयर आईपीएल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन उसके बाद से उनके सितारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। इंग्लैंड में भी उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन आईपीएल एक बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। इंग्लैंड टीम वैसे भी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन जब मुंबई जैसे एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में वो आएंगे और जिस तरह का कॉन्फिडेंस उन्हें दिया जाता है मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट के द्वारा सभी प्लेयर्स को, मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली विल जैक्स को भी मोटिवेट करेगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करके दें। और मुंबई भी उनसे उम्मीद करेगी कि जिस तरह के विकेट्स वानखेड़े में यानी कि होम कंडीशंस में उनको मिलेंगे वो विल जैक्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे फिर वो ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आए या फिर मिडिल ऑर्डर में। अब बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर्स भी मुंबई इंडियंस के पास काफ़ी जानदार हैं। जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन टेबल पर अपनी टीम की बॉलिंग लाइनअप तैयार की वो बहुत ही फोकस्ड अप्रोच थी। जिस तरह के बॉलर्स उन्होंने टीम में शामिल किए हैं वो डेफिनेटली मुंबई इंडियंस को एक हॉट कमोडिटी, एक बहुत बहुत बड़ी टीम बना देता है इस सीजन के लिए और उनके चांसेस को भी बढ़ाता है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, ये तीन तो मेन ट्रियो हैं जो कि मीडियम पेसर फास्ट बॉलर्स हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। हालांकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल इन तीनों का साथ निभाएंगे करण शर्मा, अश्विनी कुमार, रीस टॉपली, वेंकट अर्जुन तेंदुलकर, कॉर्बिन बॉश, मुजीबुर रहमान। सो मुजीबुर रहमान और कॉर्बिन बॉश हैं वो लेटेस्ट इंक्लूजन है बिकॉज ऑफ 2 इंजरीज। एक तो आपका अल्लाह गजनफर जो है वो इंजर्ड हो गए अफगानिस्तान के, जिनकी वजह से अफगानिस्तान के ही दूसरे स्पिनर मुजीबुर रहमान को टीम में शामिल किया गया है। और दूसरा है कॉर्बिन बॉश, जिनको ब्रेंडन कार्ड्स के बदले टीम में शामिल किया गया है। और ये भी बहुत ही अच्छे वैल्यू एड प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि कॉर्बिन बॉश एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। अगर आप आईपीएल हिस्ट्री में देखें तो वो मुझे थोड़ा बहुत क्रिस मॉरिस की याद दिलाते हैं, और क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर थे और उनका भी आईपीएल में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था। उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स, जब दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी डीसी, तब काफ़ी अच्छे प्रदर्शन करके दिए थे उनकी टीम के लिए। उस तरह के ही बल्लेबाज गेंदबाज मुझे मालूम पड़ते हैं कॉर्बिन बॉश, और मुझे लगता है कि वो मुंबई इंडियंस की सक्सेस में एक अच्छा वैल्यू ऐड प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे फिर वो बॉलिंग हो या फिर लोअर ऑर्डर में एक फिनिशर की भूमिका नंबर 8 पर या 9 पर निभाने की ज़रूरत हो तो। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा वो रहेगा मुंबई इंडियंस की फिटनेस, जो कि है जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि आज ही जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट भी सामने आया है, जब मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट से शेन बॉन्ड का स्टेटमेंट आया है कि जसप्रीत बुमराह की जो इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और अगर वो इंजरी और ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ये उनके करियर एंडिंग भी हो सकती है। जिस तरह की उनकी कंडीशन है वहाँ पर दोबारा उस जगह पर सर्जरी नहीं की जा सकती, और जो जसप्रीत बुमराह की इंजरी अगर बढ़ जाती है, दोबारा वहीं पर इंजरी होती है, तो ये उनके करियर को भी एंड कर सकती है। आईपीएल के शुरू होने से जस्ट पहले इस तरह का अगर स्टेटमेंट सामने आ रहा है, दैट मीन्स जसप्रीत बुमराह की फिटनेस और आईपीएल 2025 में अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली बना हुआ है। उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह जल्दी फिट हो जाएं। अभी फिलहाल जो बातें सामने आ रही है वो ये कि पहले 2 हफ्तों से मुंबई इंडियंस में अवेलेबल नहीं रहेंगे जसप्रीत बुमराह, लेकिन उसके बाद कॉल लिया जा सकता है, वो टीम में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है, हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह आपको पूरे सीजन में ही खेलते हुए नजर ना आए, लेकिन फिंगर क्रॉस रखेंगे क्योंकि मुंबई इंडियंस की सक्सेस के लिए जसप्रीत बुमराह का टीम में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करेंगे मुंबई इंडियंस के फैंस भी, हम भी, कि जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएं और आईपीएल में खेलते हुए नजर आएं, लेकिन फिलहाल मुझे ये दूर की कौड़ी नजर आती है। अब आईपीएल स्क्वाड तो हमने डिस्कस कर लिया मुंबई इंडियंस का, चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो ये जो कुछ खिलाड़ी हैं इनमें से कौन से लोग आपको फर्स्ट 11 या फिर आइडियल 11 नजर आते हैं,
उन पर चर्चा करते हैं। मैंने अपनी तरफ से 11 खिलाड़ी वो चुने हैं, 11+1 इनफैक्ट इम्पैक्ट प्लेयर भी, जो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस में आपको खेलते हुए ज़्यादा नजर आएंगे इस सीज़न में, क्योंकि वो एक बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं टीम को। चलिए उस पर नज़र डालते हैं। तो ये है आइडियल 11, जिसमें मुझे लगता है कि ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे आपको रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। उसके साथ होंगे 3 नंबर पर तिलक वर्मा, 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव। 3 और 4 में मुझे रोटेशन देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन आपके लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो हो सकता है कि अगर बड़ी पार्टनरशिप के बाद कोई लेफ्टी आउट होता है तो तिलक वर्मा वो 3 नंबर पर आए, या फिर अगर रोहित शर्मा आउट होते हैं तो सूर्य कुमार यादव 3 नंबर पर नजर आए। इसमें रोटेशन किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि टीम इंडिया के लिए भी आजकल तिलक वर्मा 3 नंबर पर आते हैं और सूर्य कुमार 4 पर, जो कि सूर्य कुमार यादव ने खुद ही तिलक वर्मा के कहने पर अपनी 3 नंबर की पोजीशन टीम के हित में तिलक वर्मा के कहने पर सेक्रीफाइस की और उन्हें प्रोवाइड की, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा ही सपोर्ट तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस में भी करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो 3 नंबर पर आए और 4 नंबर पर तिलक आपको खेलते हुए नजर आए तो भी ये सरप्राइजिंग नहीं होगा। इसके बाद नंबर 5 पर आपको विल जैक्स नजर आ सकते हैं। विल जैक्स मुझे लगता है कि एक फ्लोटर के रूप में टीम में यूज किए जा सकते हैं अगर रायन रिकल्टन की टीम में जगह नहीं बनती है, बिकॉज 4 ही ओवरसीज खिलाड़ी खिलाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको विल जैक्स ओपनिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अदरवाइज अगर रायन रिकल्टन के साथ मुंबई इंडियंस जाती है तो विल जैक्स आपको नंबर 5 की भूमिका में नजर आने वाले हैं। वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो इस तरह से वो ऑलराउंडर की भूमिका भी टीम में निभा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। नंबर 6 पर नजर आएंगे इनके फिनिशर, इनके कप्तान हार्दिक पांड्या, जो कि मुंबई इंडियंस के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों में से एक हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरह का वो वैल्यू एड प्रोवाइड करते हैं बैटिंग से, बॉलिंग से, और उसके बाद अब वो कप्तान भी हैं। पिछला सीजन उनका एज अ टीम और एज अ इंडिविजुअल हार्दिक पांड्या का बहुत खराब गया था मुंबई इंडियंस के साथ। उन्हें उनके ही क्राउड ने बू किया था, क्योंकि पहली बार रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी थी। तो इसकी वजह से दर्शक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी थे, उनको अपने ही दर्शकों के बीच हूटिंग का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि पिछले वैसे उस बात से काफ़ी कुछ बदल चुका है। उसके बाद टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, जिसमें हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई। उसके बाद टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत लिया, 2 ICC टाइटल जीत लिए हैं, और दोनों में ही हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि अब शायद दर्शकों का थोड़ा बहुत गुस्सा हार्दिक पांड्या से कम हो गया होगा, इनफैक्ट खत्म ही हो गया होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या भी वापसी शानदार करना चाहेंगे, मुंबई इंडियंस को पहले क्वालिफायर्स तक पहुंचाना चाहेंगे और उसके बाद ट्रॉफी के लिए दावेदारी पेश करना चाहेंगे, ताकि वो अपना पुराना जो लास्ट सीजन खराब गया था उसको सब कुछ ठीक कर सकें। इसके बाद नंबर 7 पर आपको नजर आ सकते हैं रॉबिन विंस। ये विकेट कीपिंग करते हुए भी आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, अच्छे फिनिशर हैं, आखिरी कुछ ओवर्स में लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए, बड़ी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो नंबर 7 के लिए आइडियल प्लेयर हो सकते हैं। इनके साथ आपको नंबर 8 पर नजर आएंगे कॉर्बिन बॉश या मिचेल सैंटनर। ये मुझे लगता है कि कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन हो सकता है। अगर स्पिनर की ज़रूरत है तो आपको मिचेल सैंटनर नजर आएंगे, और अगर पेसर की ज़रूरत है तो कॉर्बिन बॉश। मैं पूरी तरह से मिचेल सैंटनर के साथ जाता इसमें, अगर जसप्रीत बुमराह फिट होते, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास पेस बैटरी पूरी हो जाती और आपको एक स्पिनर मिचेल सैंटनर के रूप में मिल जाता। लेकिन क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो अगर जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है तो एक एडिशनल पेसर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कॉर्बिन बॉश आपको करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 9 पर आपको नजर आएंगे दीपक चाहर। हालांकि दीपक चाहर के साथ भी इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन पूरा सीजन नहीं खेल पाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। ओपनिंग स्पेल में आते हैं, 3 ओवर पावर प्ले में डालते हैं, विकेट निकाल कर देते हैं हमेशा CSK को। उम्मीद करेगी मुंबई इंडियंस की दीपक चाहर ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस उनके लिए भी दें और मुंबई इंडियंस की जीत के लिए एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। बिकॉज दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट अगर दोनों पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, दोनों ही पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट ट्रेंट बोल्ट का तो रिकॉर्ड है पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट निकाल के देने का, पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का। तो ऐसे में दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट का जो डुओ होगा पावर प्ले में, वो मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ ही आपको करण शर्मा नजर आ सकते हैं, जो कि एक लेगी हैं, पिछले कुछ समय से IPL में ठंडे नजर आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी उनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो उनका परफॉर्मेंस है, जो उनके पास वैरायटी है,
वो मुंबई इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छा वैल्यू ऐड प्रोवाइड करके दे सकते हैं एज अ लेगी, एज अ स्पिनर, क्योंकि वैसे भी मुंबई इंडियंस के पास बहुत ज़्यादा स्पिनर्स नहीं हैं। तो अगर मिचेल सेंटनर नहीं है तो डेफिनेटली करण शर्मा की जगह तो एब्सोल्युटली बन जाती है प्लेइंग 11 में। इसके साथ ही नमन धीर आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नजर आ सकते हैं। एक बढ़िया प्लेयर हैं, ऑलराउंडर की भूमिका भी निभा सकते हैं, कुछ ओवर भी निकाल के दे सकते हैं, फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। ये एक यूटिलिटी प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलते हुए ये मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस में अक्सर आपको नजर आने वाले हैं सीजन 2025 के। तो ये थी मेरी नज़र में मुंबई इंडियंस की आइडियल 11। हालांकि ये मुंबई इंडियंस की आइडियल 11 नहीं है, क्योंकि आइडियल 11 अगर मुंबई इंडियंस की बनती है तो उसमें सबसे पहला नाम जो लिखा जाना चाहिए वो जाना चाहिए जसप्रीत बुमराह का। लेकिन क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर सवाल बना हुआ है, इसलिए फिलहाल मैंने उन्हें आइडियल 11 में शामिल नहीं किया है। अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते हैं तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कॉर्बिन बॉश बाहर जाएंगे, जसप्रीत बुमराह अंदर आएंगे और मिचेल सेंटनर की जगह भी बन जाएगी। ऐसे में आपको करण शर्मा हो सकता है नजर आए, हो सकता है ना नजर आए, अगर स्पिनर का बैलेंस भी पूरा हो जाता है। तो ये रहेगा मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस का आइडियल 11 विद बुमराह और विदाउट बुमराह। अब बात करते हैं इनके की फैक्टर्स की जो मुंबई इंडियंस के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होंगे उनके क्वालिफिकेशन सिनेरियोज को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। टीम एनवायरनमेंट, मिडिल ऑर्डर्स फॉर्म, जसप्रीत बुमराह फिटनेस, स्पिन बॉलिंग एंड बेंच स्ट्रेंथ। सबसे पहले बात करते हैं टीम एनवायरनमेंट की। वैसे हमने थोड़ी बहुत आंशिक रूप में इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस ने काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन किया था, एकदम नीचे फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल पर। उसका सबसे बड़ा कारण था उनके टीम का माहौल। मुंबई इंडियंस हमेशा से एक फैमिली के रूप में नजर आती है, एमआई फैमिली की तरह ही उसको ब्रांड भी किया जाता है और उसी तरह का कल्चर है। प्लेयर्स को लंबा रन दिया जाता है, मैनेजमेंट भी लगातार आपको वही नज़र आती है, शेन बॉन्ड, महिला जयवर्धने, सचिन तेंदुलकर एज ए मेंटोर, खिलाड़ी भी वही कोर मेन रहते हैं। पांच तो इनके वही 5 मेन प्लेयर हैं, जैसे कि रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। ये तो इनके 5 कोर प्लेयर है। तो कोर प्लेयर भी सेम रहते हैं, मैनेजमेंट भी सेम रहता है और इसी तरह से इनका कल्चर भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन पिछली बार सब कुछ बहुत ख़राब नज़र आया जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को बुलाया गया और उन्हें कप्तानी सौंपी गई। दर्शकों को ये अच्छा नहीं लगा कि 5 बार टाइटल जिताने वाले रोहित शर्मा को कैसे टीम के कप्तानी से हटा दिया गया, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को दर्शकों के गुस्से का और उनकी हूटिंग का, स्लेजिंग का भी सामना करना पड़ा। कई बार तो हमें देखने को मिला कि दर्शकों ने लिमिट क्रॉस कर दी और काफ़ी ज़्यादा खराब बर्ताव किया गया हार्दिक पांड्या के साथ उनकी ही टीम के फैंस के द्वारा। लेकिन ये कल्चर मुझे लगता है कि इस बार सुधरना चाहिए। मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने भी इस पर खास काम किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी समझ में आएगा कि हार्दिक पांड्या कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, और वो कितने बड़े मैच विनर है हमारे लिए। तो उनकी डेफिनेट रिस्पेक्ट बनती है जब वो मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हों। तो अगर ये इन्वायरमेंट अच्छा रहता है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज मुंबई इंडियंस हमेशा से ही एक चैंपियन साइड रही है। एक सिर्फ कल्चर का प्रॉब्लम जो पिछली बार हमें देखने को मिला था, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला है, उस पर मुझे लगता है कि खासा काम किया होगा मैनेजमेंट ने और वैसा ही हमें ग्राउंड पर भी, टीवी पर भी देखने को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर फॉर्म। तो मिडिल ऑर्डर फॉर्म एक कंसर्न है। हालांकि टॉप 3 जो हैं मुंबई इंडियंस के काफ़ी शानदार हैं, रोहित शर्मा, रैन रिकल्टन और उसके बाद तिलक वर्मा। ये तीनों काफ़ी शानदार हैं। रैन रिकल्टन काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, रोहित शर्मा अभी आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर आए हैं, तिलक वर्मा T20 के स्टार बल्लेबाज बन चुके हैं, इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स चल रहे हैं फिलहाल इंटरनेशनल सर्किट में। ग्लोबली भी अगर मैं बात करूं तो टॉप 3 का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। टॉप 3 तो मुंबई इंडियंस का बहुत स्ट्रांग है। लेकिन उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव, जिनकी फॉर्म पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। टीम इंडिया T20 आईज में काफ़ी लगातार जीत रही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ही, लेकिन बल्ला उनका नहीं गरज रहा है। काफ़ी समय से उनका बल्ला शांत नज़र आ रहा है। पिछले सीज़न मुंबई इंडियंस के लिए भी उनका बल्ला काफ़ी ज़्यादा शांत रहा था, जो कि उनके चांसेस को भी काफ़ी ज़्यादा नीचे कर दिया था।
क्वालिफिकेशन में, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव का बल्ला गरजना चाहिए और बहुत अच्छे से गरजना चाहिए, क्योंकि अब वो सिर्फ मुंबई इंडियंस के चांसेस के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी मेक और ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वो टीम इंडिया के T20 कप्तान हैं। अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और उनका जो लीन पैच है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा ऑलरेडी हो चुका है। वो मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी फॉर्म में आए, बढ़िया रन बनाएं, मुंबई इंडियंस की सक्सेस में एक वैल्यू प्रोवाइड करें, एक अच्छा परफॉर्मेंस देकर दें, जिससे मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस मिलेगा इन द इंटरनेशनल टीम एज वेल फॉर टीम इंडिया इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फॉर वर्ल्ड कप एज वेल। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद विल जैक्स हैं, जिनका पिछला सीज़न अच्छा गया था लेकिन उसके बाद से लगातार ठंडा रहा है, तो वो भी एक फैक्टर मुझे लगता है कि हो सकता है मिडिल ऑर्डर में कि थोड़ा फ्रेजाइल अभी फिलहाल इन टर्म्स ऑफ फॉर्म तो नज़र आता है। ऑन पेपर दोनों ही खिलाड़ी बहुत तगड़े हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। नमन धीर भी अगर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में आते हैं तो वो 5 या 6 नंबर पर ही आपको नज़र आने वाले हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह का रिसेंट परफॉर्मेंसेज रहे हैं, मिडिल ऑर्डर मुझे थोड़ा कमज़ोर लगता है। मिडिल ऑर्डर को अपलिफ्ट करना होगा, थोड़ा अपना बेस्ट देना होगा अगर मुंबई इंडियंस के चांसेस को और बढ़ाना है तो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, जो कि है जसप्रीत बुमराह का फिटनेस। मुझे लगता है कि अगर मुंबई इंडियंस की सक्सेस का कोई सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो है जसप्रीत बुमराह और उनकी फिटनेस। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के बावजूद, अब अनअवेलेबिलिटी के बावजूद भी टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, लेकिन मुंबई इंडियंस की सक्सेस के लिए जसप्रीत बुमराह का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो फिट होते हैं और मुंबई इंडियंस के लाइनअप में आते हैं तो डेफिनेटली आप मान के चल सकते हैं कि ये 4 ओवर जो होते हैं वो बैंक हो जाते हैं। सामने वाली टीम फिर उन 16 ओवर में ही कुछ खेल सकती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ना तो 4 ओवर में ज़्यादा रन खाने वाले हैं बल्कि 2 से 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स आपको लेकर दे देंगे। शुरू में भी वो बॉलिंग कर सकते हैं, पावर प्ले में आपको 1 ओवर डालते हुए नजर आ सकते हैं, मिडिल ओवर्स में जब विकेट लेने की ज़रूरत है तो आपको जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं, और आखिरी में 18वां और 20वां ओवर या फिर 17वां और 19वां ओवर भी आपको जसप्रीत बुमराह करते हुए नजर आते हैं। इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो, और उनकी फिटनेस पर जो प्रश्न चिन्ह बना हुआ है वो मुंबई इंडियंस के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा या घटा सकता है। उसके बाद चौथा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है स्पिन बॉलिंग। मुझे लगता है कि इस समय स्पिन बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है T20 सर्किट में। सभी टीम, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे फ्रेंचाइजी में हो, चाहती हैं कि उनके पास दिग्गज स्पिनर हो, बढ़िया बढ़िया स्पिनर हो, वैरायटी हो, चाहे रिस्ट स्पिनर्स हो या फिंगर स्पिनर्स हो। उस मामले में मुझे लगता है कि जो मुंबई इंडियंस का स्पिन अटैक है वो उतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है। मिचेल सेंटनर उनके पास हैं, लेकिन ओवरसीज़ प्लेयर्स में 4 की लिमिट भी होती है, तो इसमें हर मैच मिचेल सेंटनर खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे ये भी एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। और उसके अलावा जो उनके पास एक मेन स्पिनर नज़र आते हैं वो हैं करण शर्मा, जिनके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉर्म नहीं है रिसेंट उनका। पिछले कुछ सीज़न उनके काफ़ी ठंडे भी गए हैं, बाहर ज़्यादा बैठे हुए नज़र आए हैं, टीम में खेलते हुए नज़र कम आए हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस में अगर एक प्रॉपर वीकनेस मुझे लगती है वो लगती है उनके स्पिन बॉलिंग अटैक में। अगली बात है बेंच स्ट्रेंथ की, तो ये भी मुझे लगता है कि एक कॉज ऑफ कंसर्न मुंबई इंडियंस के लिए हो सकता है, क्योंकि जब हम 11 की बात करते हैं तो वो मुंबई इंडियंस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, एकदम फ्लॉलेस नज़र आता है। उसमें अगर बुमराह ऐड हो जाए तो बिल्कुल ही एक तरीके से विनिंग 11 सब नज़र आता है वो। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि अगर ये 11 टीम में नहीं है, इसमें बुमराह हटा दीजिए या 1-2 और प्लेयर मान लीजिए किसी की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है, कोई फिटनेस का इशू हो जाता है, या टीम कॉम्बिनेशन आपको सिचुएशन के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा नाम नज़र नहीं आते हैं। 11 बहुत शानदार हैं मुंबई इंडियंस के पास, लेकिन उसके बाद जो आपको सेकंड स्ट्रिंग या फिर बेंच पर प्लेयर जो नज़र आते हैं वो उतने ज़्यादा दमदार फिलहाल नज़र नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस ने अपना कोर तो बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, प्लेइंग 11 तो बहुत तगड़ा बना लिया है, लेकिन उसके बाद जो उनका बेंच है वो उतना ज़्यादा दमदार नहीं है बाकी टीमों के कंपैरिजन में। ऐसे में जब आइडियल 11 जिसकी हमने चर्चा की उसमें एक ऐसा प्लेयर हो, सूर्य कुमार यादव जो अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहा हो, जसप्रीत बुमराह जिसकी फिटनेस पर सवाल हो, ऐसे में बेंच पर जोर पड़ना तो डेफिनेटली लाजमी है, और वो मुझे लगता है कि थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न मुंबई इंडियंस के लिए डेफिनेटली होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वालिफिकेशन सिनेरियोस की। तो क्या लगता है आपको दोस्तों,
मेरी नज़र में मेरा क्या ओपिनियन है कि क्या मुंबई इंडियंस आईपीएल 2025 में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगी। पिछले 2 बार से मुंबई इंडियंस आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मुंबई इंडियंस डेफिनेटली क्वालिफायर्स खेलने वाली है। टॉप 4 में उनकी जगह मुझे फिलहाल पक्की नज़र आती है, क्योंकि टीम इंडिया में जो कोर प्लेयर हैं वो सारे आपको मुंबई इंडियंस में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, हार्दिक पांड्या हो, और उसके बाद आपका तिलक वर्मा हो, ये टीम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। जो इनका इंडियन कोर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद उनके पास ट्रेंट बोल्ट आ चुके हैं, विल जैक्स और रैन रिकल्टन जैसे तगड़े ओवरसीज बैटर आ चुके हैं, कॉर्बिन बॉश जैसे एक अच्छे ऑलराउंडर आ चुके हैं। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के पास वो मादा है कि वो क्वालिफायर खेलने वाली है, टॉप 4 में फिनिश करने वाली है। विनर बन सकती है ये नहीं, ये मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह फैक्टर पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर जसप्रीत बुमराह 2-3-4 मैच के ब्रेक के बाद खेल जाते हैं 8-9 मैचेस क्वालिफायर्स, बुमराह अवेलेबल रहते हैं पूरे टूर्नामेंट में, चाहे वो मिड ऑफ द टूर्नामेंट की टीम में शामिल हों, तो मुंबई इंडियंस के जीतने के चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि इवन विदाउट जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस इस बार क्वालिफायर खेलने वाली है। आपकी नज़र में क्या है, आपकी राय? आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस क्वालिफायर खेलेगी या नहीं? आपकी नज़र में मुंबई इंडियंस की आइडियल 11 क्या वही है जो मैंने बताई? एक बार फिर मैं आपके सामने ला के रख देता हूँ। ये है मेरी आइडियल 11। क्या आपकी नज़र में भी यही मुंबई इंडियंस की आइडियल 11 है, या फिर आप इसमें कोई फेरबदल देख रहे हैं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 में फिनिश करेगी या नहीं? ये भी मुझे कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर कीजिएगा। कल हम करेंगे मुंबई इंडियंस का डिटेल एनालिसिस, तो कल भी हमारे साथ वीडियो में ज़रूर आइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।